ऑफ कॉस्ट ही करता हूँ। सो मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ किया है, इतना एक्सपीरियंस है तो कुछ ना कुछ फ्री में दिया जाए, इसलिए। बट मेरे चैनल्स पे अभी अच्छे लाइक्स आ रहे हैं अपने। इवन मुझे फीडबैक भी आ रही है। कुछ लोग ये मेरे कुछ साथी थे ट्रेनिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लोग बता रहे हैं कि जब वो चैनल ट्रेनिंग देने जाते हैं तो मेरी यूट्यूब की वीडियो को पूछते हैं कि अच्छे चैनल बना रखा है, अच्छा वीडियो आ रहा है उनका, मतलब काफ़ी सीखने सर को मिलता है उनसे, तो लास्ट रेस्पेक्ट टाइम भी मिलती मेरे को सर चैनल का नाम दीजिए ना। लास्ट टाइम भी मैंने शायद मांगा था, बट मुझे तो एक लड़की थी ग्रुप में, उसने बोला था मैं डाल दूंगी। है। अच्छा अच्छा, चलो मैं अभी डाल दूंगा उसमें कोई। आप मेरे को सर पर्सनली डाल दीजिए या तो हम्म, मैसेज में, तो मैं भी एक बार गो थ्रू हो जाऊं, मैं भी कुछ अपना नॉलेज इंक्रीज कर लूं देख के। पक्का पक्का। तो ये आपको या इसके अलावा और भी टॉपिक्स मैं लेने का सोच रहा हूँ अभी ना। और एग्जाम्पल हाँ जैसे सर। डीएफएमई वगैरह की ट्रेनिंग्स कम मिलती हैं, तो मैं। हाँ डीएफएम हमने भी नहीं देखा कभी। पीएफएम ये तो कॉमन है, बट डीएफएम ये मतलब मैंने भी कभी डॉक्यूमेंट भी बहुत कम देखा है, और ट्रेनिंग्स वगैरह वगैरह भी बहुत ही कम। मैंने भेज दिया ग्रुप में ना, आप वो क्लिक करके वहाँ जा सकते हो। हाँ 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 सर, ठीक है। मैं अब इसे बाद में मतलब फ्री होके फिर एक बार गो थ्रू करता हूँ। राइट राइट। तो अभी कहाँ जॉब कर रहे हो आप? हाँ सर, अभी पता अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। आज आपको याद है मैंने चार अभी 3 से 4 साल पहले एक बार कॉल किया था आपको जॉब के लिए। मैंने उस टाइम पे बताया था मेरा कुछ डॉक्यूमेंट का पंगा फंस गया था हैवल्स में। ओके। पता नहीं आपको याद होगा नहीं होगा, बट हमने 3-4 मिनट बात करी थी। हाँ हाँ उसके बाद आपने मुझे कुछ कंसल्टेंसी के नंबर दिए थे 4-5। हाँ बिल्कुल। हाँ उस टाइम पे मतलब मेरा थोड़ा सा ऐसे ही मैं 1-2 महीने जॉबलेस हो गया था। फिर मैंने आपके शुभरोज के पीछे अस्थि ज्वाइन करी, 1-1.5 साल अस्थि में काम किया मैंने। बढ़िया। अभी रिसेंटली रिसेंटली मैंने यजाकी इंडिया ज्वाइन किया है सर। ये भिवाड़ी में? नहीं नहीं, भिवाड़ी में नहीं। एक्चुअली मेरा एसएमटी का बैकग्राउंड है, तो मैंने इन्होंने ओके। एक नया प्लांट ओपन किया है यहाँ पे सानन में, अहमदाबाद के पास। अरे, वहाँ इतना दूर चले गए? हाँ सर, बस अभी तो मैं 1-2 साल के लिए इधर हूँ, फिर बाकी एनसीआर में ही देखूंगा। तो जस्ट मेरा ये था कि थोड़ा डीप एक्सपीरियंस ले लूँ ऑटोमोटिव का। ज्यादा काम किया नहीं है मैंने ऑटोमोटिव में, एक नहीं, अस्थि में वहाँ और अच्छा सेकंड। है, वहाँ पे एक बार चले जाओगे ना, वहाँ जॉब ओपनिंग भी ज़्यादा है कंपेयर टू एनसीआर। लेकिन सर हाँ इंडस्ट्री है यहाँ पे। अच्छे अच्छे ग्रुप है, आइसिन, टोयोटा, हाँ, होंडा, सारे अच्छे ग्रुप। मदरसन, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं यहाँ पे। और सैलरी पैकेज भी एनसीआर के कंपेरिजन में अच्छा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। आगे आने वाला टाइम ही वहाँ है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिसको बिल्कुल। नहीं आना है, तो ये ट्रेनिंग्स नॉर्मली हम फ्री रखेंगे। हमें पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मोटो हमारा ये है कि ज्ञान बांटना है, ज्ञान देना है। तो 7.1 हमने लास्ट में कंप्लीट किया था। 7.2 है कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटेंसी मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंसी मतलब आपको देखना है कि जो लोग हमने काम पे लगाए हैं, वो लोग काम को सही ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और अगर सही ढंग से नहीं कर पा रहे, उसमें कुछ गैप्स है, तो उस गैप्स को हम ट्रेनिंग्स नीड आइडेंटिफिकेशन से करते हैं, जो टीएनआई बोलते हैं, एचआर वाले टीएनआई करते हैं। और नॉर्मली टीएनआई कॉम्पिटेंसी गैप से निकलता है। सो कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स, स्किल मैट्रिक्स दोनों एक ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। और अगर डिफरेंस इंडिया में लोगों ने बना रखा है, जो कि है ऑपरेटर लेवल पे हम लोग इसको स्किल मैट्रिक्स बोल देते हैं, और स्टाफ लेवल पे कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि गलत है। कॉम्पिटेंसी स्किल मैट्रिक्स दोनों एक ही होता है। सो इस इंश्योर करना है कि आपको हर जगह पे सही बंदे लगे हों। अगर नहीं है तो आप उनको ट्रेनिंग दे के गैप को फुलफिल कराएं। ऑन जॉब ट्रेनिंग के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको कॉन्ट्रैक्ट के बंदों पे भी लगेगा। तो अगर आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के बंदे हैं, उनको भी ऑन जॉब ट्रेनिंग कराना है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लोज है इसमें कॉम्पिटेंसी का। इंटरनल ऑडिटर के पास क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, तो उनके पास सबसे पहले ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच की नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर अगर कोई आपसे पूछता है ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच क्या है, कोई बता सकता है?
कोई भी ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच का मतलब क्या है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोसेस ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच बताइए, किस क्लोज में लिखा है, 7.2.3 में लिखा है। कोई बता सकता है? आइडिया भी गलत भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो अ, वैसे तो मुझे आइडिया नहीं है, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच को लेके, बेसिकली ये है, ऑटोमोटिव की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग रहती है कंपेयर टू आईएसओ। तो मतलब बेसिकली इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है हम्म। कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना और उसको मतलब फुलफिल करना। तो देखिए, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच का मतलब है कि आपके कोई भी प्रोसेस है ना, प्रोसेस मतलब क्या है, इनपुट और आउटपुट होते हैं उसमें। तो इनपुट को कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट में। तो ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच का मतलब यही है कि आपकी जो भी प्रोसेस है, जैसे इनकमिंग क्वालिटी है, प्रोसेस क्वालिटी है, उसमें इनपुट क्या आएंगे, क्या आउटपुट आएंगे, कौन उनको देखेगा, क्या केपीआईस होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीजें मिला के आपको प्रोसेस अप्रोच बताती हैं। इनपुट टू आउटपुट कन्वर्ट करना बाय यूजिंग सम सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज को ही ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच कहा जाता है। और रिस्क बेस्ड थिंकिंग का आता है। तो रिस्क बेस्ड थिंकिंग के ऊपर ऑलरेडी हमने क्लोज नंबर 6.1 में बात कर चुके हैं। रिस्क बेस्ड थिंकिंग मतलब आपको जो भी कार्य करोगे, जो भी काम करोगे, उसमें रिस्क को ऐड करना है। रिस्क मतलब इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर के पास सीएसआर रिक्वायरमेंट्स के नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। कई लोग बोलते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या जो कस्टमर के मैनुअल्स होते हैं, क्या कस्टमर के मैनुअल्स को सीआर बोलते हैं या सीएसआर बोलते हैं? कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बोलते हैं या कस्टमर रिक्वायरमेंट बोलते हैं? जो कस्टमर के मैनुअल्स होते हैं। जी। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। नहीं, उनको सीआर बोलते हैं। जो मैनुअल्स आपको कस्टमर देता है, उनको कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है, सीएसआर नहीं कहा जाता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, अब सपोज कीजिए आपके, मान लीजिए 20 10 कस्टमर एग्जांपल, आपके 10 कस्टमर है, क्या 10 कस्टमर की सारी मैनुअल्स को पढ़ना फिर उसको एक किसी डॉक्यूमेंट में उतारना फिजिबल है क्या? नहीं सर। हाँ, तो इसीलिए मैनुअल्स को उतार के सीएसआर समझना ये बिल्कुल गलत है। कुछ ऑडिटर भी ऐसा पूछते हैं, कुछ ऑडिटर ऐसा बोलते हैं करने को करो, तो वो गलत है। इसके ऊपर हम एक दिन अच्छे से बैठ के इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर को आईएसओ 9001 के सारे क्लोज, आईईटीएफ के सारे क्लोज की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। इसके अलावा 5 कोर टूल्स, आजकल 6 कोर टूल्स बोल देते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। और ऑडिटर को, इंटरनल ऑडिटर को ऑडिट कैसे प्लान करनी है, ऑडिट प्लान का नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिट को कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिट की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और ऑडिट को क्लोज कैसे किया जाता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, इंटरनल ऑडिटर को इनमें से, इन पांचों पॉइंट में से अगर किसी में एक में भी नॉलेज नहीं है, तो उसको ऑडिटर ना बनाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि एचआर, एचआर हुआ, डिस्पैच वाले हुए, स्टोर वाले, उनको कोर टूल की नॉलेज नहीं होती, जबरदस्ती ऑडिटर बना के बैठा देते हैं, तो वो गलत प्रोसेस है। उनको नॉन टेक्निकल एरिया में ऑडिटर बनाइए, टेक्निकल एरिया में ना बनाए। राइट? कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा हो किसी का इसके ऊपर, तो पूछ सकते हो आप। ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट लिखी गई है, अगर जो आपके प्रोसेस ऑडिटर हैं, जो आपकी कंपनी में प्रोसेस ऑडिटर बना रहे हो आप, उनको कम से कम एफएमईए और कंट्रोल प्लान की नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर मतलब कि अगर प्रोसेस ऑडिटर आपने बनाए हैं, उनकी कंपिटेंसी मैट्रिक्स में एफएमई और कंट्रोल प्लान नहीं है, तो भी एनसी आ जाएगी आपके। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कि जनरली देखिए, एसक्यूए सप्लायर क्वालिटी वाले या इनकमिंग क्वालिटी वाले सप्लायर के यहाँ ऑडिट करने जाते हैं। तो सप्लायर के यहाँ जब वो ऑडिट करने जाते हैं, तो उनको उनकी प्रोसेस पता ही नहीं है। मान लीजिए आप किसी नई कंपनी में गए और आप सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर गए, तो और आपको अपने सप्लायर के यहाँ पे मोल्डिंग का
ऑडिट करनी है और आपको मोल्डिंग प्रोसेस की नॉलेज ही नहीं है, मोल्डिंग प्रोसेस का एफएमई नहीं देखा, कंट्रोल प्लान नहीं पढ़ा और जाके ऑडिट कर रहे हो तो क्या होगा, ऑडिट ही आपको बेवकूफ़ बना देगा। इसीलिए ये रिक्वायरमेंट दी गई है। इसके अलावा जो आपकी कंपनी में प्रोडक्ट ऑडिटर हैं, जो आपकी कंपनी में प्रोडक्ट ऑडिटर हैं, उनको एमएससी की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए लिखा है मेजरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट, एमएससी की नॉलेज होनी चाहिए और प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब प्रोडक्ट कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्या फिटमेंट होता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर इनकी नॉलेज नहीं है तो ऑडिटर आपको एनसी दे देगा। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट का ना हर साल आपको इंटरनल ऑडिट की डिफाइन करनी फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए आपने 5 ऑडिटर बनाए अपने इंटरनल कंपनी के अंदर, तो उन पांचों ऑडिटर साल में कितनी ऑडिट करेंगे मिनिमम, जैसे कि पांचों ऑडिटर मिनिमम 1 या 2 ऑडिट करेंगे, ये आपको डिफाइन करना है कंपनी के अंदर। अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो भी एनसी है। इसके अलावा मेंटेनिंग नॉलेज ऑफ रिलीवेंट रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन इंटरनल एंड एक्सटेंसिव, आपको हर 2-3 साल में उनको आईएटीएफ की, आईएसओ की, कोर टूल्स की रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग करवानी है। ये स्टैंडर्ड कह रहा है और ये शेल रिक्वायरमेंट है, मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अगर ये जैसे ऑडिटर पूछ सकता है, भाई बताइए आपके यहाँ पे मिस्टर मोहन जी हैं, आपने इंटरनल ऑडिटर बनाया हुआ है, मिनिमम कितनी ऑडिट करेंगे, कहाँ डिफाइन है? अगर डिफाइन नहीं है तो एनसी मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन है किसी का? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। नहीं सर। इसके अलावा सेकंड पार्टी ऑडिटर, ये पता है सेकंड पार्टी मतलब क्या होता है? सेकंड पार्टी, अब फर्स्ट पार्टी तो हम जो खुद से करते हैं वो रहता है। सेकंड इंटरनल, पार्टी यस। आ, सेकंड पार्टी मतलब जहाँ पे आपका कस्टमर आपके यहाँ ऑडिट करता है तो आप क्या होगे, सेकंड पार्टी। या आप हाँ, अपने और थर्ड सप्लायर एंड पे पार्टी, जाते हो तो वो भी एक सेकंड पार्टी ऑडिट होती है। मतलब और कोई थर्ड पार्टी जब फर्स्ट, सर्टिफिकेशन बॉडी करता है तो शायद थर्ड पार्टी रहता है। यस यस, थर्ड पार्टी मतलब जो अननोन है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, हम्म। वो थर्ड पार्टी होगा। तो फर्स्ट पार्टी मतलब आपका खुद का कंपनी इंटरनल प्लांट। सेकंड पार्टी मतलब आप किसी को जानते हो, जैसे आपके सप्लायर्स हुए, उनके यहाँ ऑडिट करने जा रहे हो तो सेकंड पार्टी ऑडिट। और थर्ड पार्टी मतलब सर्टिफिकेशन बॉडी ऑडिट। तो सेकंड पार्टी ऑडिटर मतलब सप्लाई, क्वालिटी, परचेज इंजीनियर, इनको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, इनको वो सारी नॉलेज होनी चाहिए जो इंटरनल ऑडिटर को होनी चाहिए, जैसे प्रोसेस की नॉलेज, रिस्क बेस्ड थिंकिंग की नॉलेज, सीएसआर की नॉलेज, आईएसओ आईएटीएफ की नॉलेज, कोर टूल की नॉलेज और हाउ टू प्लान, कंडक्ट, प्रिपेयर ऑडिट। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें दिया गया है जो कि है प्रोसेस। तो जो प्रोसेस आप अपने सप्लायर एंड पे चल रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, इंक्लूडिंग एफएमई और कंट्रोल प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर, परचेस इंजीनियर को एफएमई कंट्रोल प्लान की नॉलेज नहीं है तो उनको ऑडिटर ना बनाए। ठीक है जी। अब देखिए इसमें काफी हद तक रिक्वायरमेंट्स ना काफी क्लियर कर रखी हैं। हम लोग ऐसे ही ऑडिटर बना देते हैं, बट क्या स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना चाहिए क्या, इसलिए क्लियरली मेंशन कर रखा है। सो अगर आपके सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर को जहाँ पे, जिस सप्लायर के यहाँ जा रहा है ऑडिट करने, उस प्रोसेस की नॉलेज नहीं है तो उसको वहाँ का ऑडिटर ना बनाए, इंक्लूडिंग एफएमई और कंट्रोल प्लान की। ये बहुत सारा गैप मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में। क्या आपने ऐसा गैप देखा है? हाँ सर, हमारे मतलब इंटरनल डिपार्टमेंट में भी अदर डिपार्टमेंट्स वाले हैं जो कि मतलब प्रोडक्शन में क्वालिटी में ऑडिट करते हैं, बट कि जो मतलब एचआर फाइनेंस से रहते हैं जिन्हें पीएफएमए कंट्रोल प्लान वगैरह वगैरह का नॉलेज नहीं रहता है, एमएसए एसपीसी। राइट, तो उनको ऑडिटर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इंटरनल ऑडिटर के लिए कोर टूल की नॉलेज मैंडेटरी है स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर बना रहे हो तो फिर वो गलत है, फिर जो खाना पूर्ति का काम चल रहा है। मैंने एक कंपनी में एक एचआर देखा था, वो एचआर को एमएस एसपीसी की भी नॉलेज थी। तो ऐसे लोग जो जो खुद से इंटरेस्ट लेके लर्निंग करते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, तो उनको आप बना सकते हो। बट नॉर्मली एचआर वगैरह कभी इंटरेस्ट लेते नहीं है।
7.3 क्लोज है अवेयरनेस के ऊपर। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्वालिटी पॉलिसी की अवेयरनेस होनी ही चाहिए, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की नॉलेज होनी ही चाहिए। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मतलब, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, कोई बता सकता है? केपीआई। यस। सो केपीआई की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन में काम करते हो तो आपको प्रोडक्शन की केपीआई पता होनी चाहिए। अगर आप मेंटेनेंस में काम करते हो तो मेंटेनेंस की केपीआई पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आपको एनसी मिल जाएगी। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है क्वालिटी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और अगर आप क्यूएमएस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, इनकी नॉलेज होनी ही चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर अवेयरनेस कहीं भी नहीं है तो ऑडिटर इस क्लोज के अगेंस्ट एनसी देगा। सिंपल है। सबसे इजी एनसी देने का प्रावधान दिया गया है। इंटरनल ऑडिट में आपको इस क्लोज में बहुत सारी गैप्स मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है इसमें? सिंपल क्लोज है बट इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ है। अब ऑडिटर कैसे इम्प्लीमेंट करेगा इसको, या आप अपनी कंपनी में अवेयरनेस को कैसे बढ़ा सकते हो, कोई बता सकता है, कोई उदाहरण, एग्जांपल? ट्रेनिंग्स के थ्रू। यस, ट्रेनिंग के थ्रू। और ट्रेनिंग। मंथली जो रहती हैं DWM या यस। मंथली रिव्यू में हम यस, बता मंथली सकते रिव्यू, एमआरएम हुए, इंटरनल ऑडिट हुई हैं। आपकी, है ना? उसमें हम बता सकते हैं कि क्या बता सकते डिपार्टमेंट के टारगेट अचीव हुए नहीं हुए, कितना बच रहा है। हैं। यस यस यस। या आपके पास साल में कुछ फंक्शंस होते हैं, या क्वार्टरली कुछ फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे आप बता सकते हो। क्वालिटी पॉलिसी को आप डिस्प्ले कर सकते हो जगह जगह पे, जैसे कि आपके कैंटीन एरिया हुए, आपके मीटिंग रूम्स हुए, आपके केपीआई भी डिफाइन कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है। तो अवेयरनेस के अंदर सप्लीमेंटल में ना, आईएटीएफ में अवेयरनेस में मैंडेटरी किया गया है। सप्लीमेंटल मतलब जहां पे सप्लीमेंटल मिलेगा, इसका मतलब ये आईएटीएफ में है लेकिन आईएसओ 9001 में नहीं है। सिंपल बात ये है। तो आईएटीएफ में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दिया गया है कि जो लोग क्वालिटी, जो एम्प्लॉइज, जो लोग प्रोडक्शन क्वालिटी में काम करते हैं, उनको प्रोडक्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए और इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज होनी चाहिए, उनकी नॉलेज मेंटेन होनी चाहिए, और उनको कस्टमर रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कस्टमर रिक्वायरमेंट दिया, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं दिया। आपको समझ में आ रहा है? जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया था, सीएसआर और सीआर, तो ये सीआर है, सीएसआर नहीं है। तो यहाँ कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, जो कस्टमर ने मैनुअल दिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए, सीएसआर की नॉलेज नहीं मांगी गई है। इस पे हम एक अच्छा वीडियो बनाएंगे क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सीएसआर को कैसे फुलफिल करें। तो एक दिन हम इसके ऊपर बैठेंगे। एक और क्लोज, सब क्लोज आता है 7.3.2, एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट। सो ये बहुत बड़ा सब्जेक्टिव है। इसके ऊपर ज़्यादा इन्होंने दिखाया दिया नहीं गया है, बस इन्होंने बताया गया कि एक प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसीजर बनाइए कंपनी में, ताकि लोग जो हैं वो मोटिवेट हो सके। क्यों मोटिवेट करना है उनको? ताकि वो क्यूएमएस की इफेक्टिवनेस को मेंटेन कर सकें। तो ये ऐसा टॉपिक है। क्या आपको लगता है एम्प्लॉयज मोटिवेट करना इजी टास्क है? सब टास्क है सर। यस, वन ऑफ द टफेस्ट टास्क है। अब एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे करने का तरीका है, क्या होना चाहिए, कैसे फील कराना चाहिए, ये इस क्लोज में नहीं दिया गया, स्टैंडर्ड में नहीं दिया। इसमें सिर्फ जेनरिक लिखा है कि आप अपने तरीके से कर सकते हो। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन उसको अलग अलग तरीके से जैसे कि अवार्ड सेरेमनी कराते हैं, काइजन अवार्ड्स करते हैं, या एम्प्लॉय से फीडबैक भी लेते हैं, तो उसके बाद कुछ करेक्शन करते हैं, काइजन अवार्ड लेते हैं। ये सारे कुछ मेथड हैं जिससे आप इन एक्टिविटीज को फुलफिल कर सकते हो। 7.4 है कम्युनिकेशन का क्लोज। आपके और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस होते हैं, उनको आपको डिफाइन करना है। जैसे कि व्हाट विल बी कम्युनिकेटेड, व्हेन विल बी कम्युनिकेटेड, whom टू बी कम्युनिकेटेड, हाउ टू बी कम्युनिकेटेड, एंड हु विल कम्युनिकेटेड।
तो कम्युनिकेशन को कैसे कोई एग्जांपल दे सकते हो हमारी कंपनी में या किसी भी कंपनी में कम्युनिकेशन को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या कम्युनिकेशन ऑडिटर आपसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए कैसे कम्युनिकेट करते हो आप लोग, क्या एग्जांपल दे सकते हैं? थ्रू मेल। यस, थ्रू मेल। देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे कस्टमर की वो आती है, रेटिंग्स आती है मंथली, मारुति टाटा ये लोग रेटिंग्स भेजती हैं। को तो किसको भेजती हैं? हु हु कम्युनिकेट, तो वो किसको भेजती हैं? नॉर्मली मार्केटिंग हेड या क्वालिटी हेड को भेजती है। ठीक है, हु में आ गया वो। अब व्हाट विल बी कम्युनिकेट आपका आ गया रेटिंग, कंपनी रेटिंग। व्हेन टू बी कम्युनिकेट मतलब मंथली करेंगे। विद हुम मतलब प्रोडक्शन हेड, क्वालिटी हेड, मेंटेनेंस हेड है, परचेज हेड, इनको कम्युनिकेट करेंगे। और हाउ मतलब थ्रू मेल्स करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। व्हाट्सअप भी आजकल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्री में, जो कि नॉन ऑफिशियल है बट स्टिल ऑफिशियल की तौर पे यूज़ किया जाता है, और सबसे ज़्यादा हेडेक है। सबसे ज़्यादा हेडेक, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज के दिन व्हाट्सअप है। और लास्ट क्लोज 7 में आता है 7.5, जो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, जो कि सर जो जी। कम्युनिकेशन वाला है ना, हाँ हाँ। तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट बनता है कम्युनिकेशन मैट्रिक्स इस टाइप का कुछ? जी जी बनता है डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट देखना है तो मैं डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। हाँ सर, एक बार थोड़ा सा हमारे वहाँ पे मतलब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रेफरेंस लेके। राइट राइट, मैं आपको दिखा देता हूँ एक तो डॉक्यूमेंट। देखिए कम्युनिकेशन का ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स बना दिया मैंने। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये कम्युनिकेशन डिफाइन करना है सबसे पहले कि क्या क्या कम्युनिकेशन हो रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग प्लान आपके यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट हो रहा है, अटेंडेंस शीट, सेलिब्रेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन, इंटरनल ऑडिट का शेड्यूल कम्युनिकेशन कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो, एक्सटर्नल ऑडिट, एमआरएम कर रहे हो, प्रोसीजर डॉक्यूमेंट कर रहे हो, क्वालिफाइड ऑडिटर्स देख रहे हो, सप्लायर रेटिंग कर रहे हो, इनकमिंग इंस्पेक्शन कर रहे हो, फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे हो, कस्टमर कंप्लेंट्स, कैलिब्रेशन, सप्लायर अप्रूवल इशू, पीओ, सप्लायर ऑडिट। इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं। क्लियर हुआ ये? सर। अब कम्युनिकेशन डिफाइन करने के बाद मोड ऑफ कम्युनिकेशन लिख देना है भाई। ईमेल के थ्रू कर रहे हो, पीडीएफ कर रहे हो, वर्बल कर रहे हो, हार्ड कॉपी में कर रहे हो, व्हाट्सअप कर रहे हो, वो आ जाएगा। इसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो कम्युनिकेशन कर रहा है करना है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? एचआर के पास है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक अपना क्वालिटी का ले लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर कंप्लेन। कस्टमर कंप्लेन आपका एक ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हो रहा है, वो मेल या मीटिंग के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? क्वालिटी के पास है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी? जब कस्टमर कंप्लेन रिसीव होगी तब। अब ये किस किस को कम्युनिकेट किया जाएगा? एमडी को भी कम्युनिकेट किया जाएगा। कस्टमर कंप्लेन, हाँ। तो किस किस को कम्युनिकेट किया जाएगा? एमडी, प्रोडक्शन हेड, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, इनको कम्युनिकेट किया जाएगा। मेंटेनेंस, डिस्पैच, स्टोर, परचेस, इन लोगों को कम्युनिकेट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप एक कम्युनिकेशन मैट्रिक्स